देखो कैंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट ड्रेडेड डिसीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मोस्ट ड्रेडेड, ड्रेडेड का मीनिंग क्या हो गया? डरावना, खूंखार, ठीक है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए एमसीक्यू बन सकता है, आपके एनसीईआरटी की लाइन होती है, राइट। मोस्ट ड्रेडेड यानी कि खूंखार, इसके बारे में आप एचआईवी आंसर मत कीजिएगा, ठीक है। तो कैंसर, बेसिकली कैंसर मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कोई एक एनिमल दिखाया, आप पहचान भी पा रहे हो, दैट इज अ क्रैब। तो बेसिकली क्रैब से ही ये कैंसर नाम आया है, क्योंकि इसको हम लैटिन में कैंसर ही बोलते हैं, लैटिन या ग्रीक में, ठीक है, राइट। तो इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? जब शुरुआती दौर में हमने इस कैंसर बीमारी को देखा तो इसमें हमने देखा कि भाई हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है एंड अपने पैर ऐसे आजू बाजू के ऑर्गन्स में ये फैला रही है, राइट। मतलब खेकड़े की तरह ये हमारे बॉडी में दिख रही है या फैल रही है, एंड इसकी वजह से पुराने लोगों ने इसको नाम दे दिया था कैंसर, ठीक है। अभी हम इस कैंसर ही बोलते हैं। तो बेसिकली कैंसर क्या होता है? कैंसर ये बात होती है कि भाई हमारे बॉडी में नए तरीके के सेल डेवलप होना, यानी कि एबनॉर्मल सेल डेवलप हो जाना, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे कंट्रोल यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हम बोलते हैं। आपको यहाँ पे शब्द और एक भी यूज करना पड़ता है, अनकंट्रोल्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसे हम बात करेंगे। यानी कि दो बातें होती है, अनकंट्रोल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की ग्रोथ। आप देख पा रहे हो ये सेल कैसे दिखते हैं, ठीक है, या ऐसे भी दिख सकते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बताया, हमारे बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है दैट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड। कंट्रोल यानी कि कैसे? देखो ये मेरा हाथ है, इसकी अगर हम बात करेंगे, या मेरा लीवर है, इसकी हम बात करेंगे, तो हालांकि इसमें हर रोज लाखों सेल नए बन रहे हैं, बट बात यह नहीं होती कि लाखों सेल बन रहे हैं मतलब कल जाके ये हाथ मेरा बढ़ के साइज बड़ा हो जाएगा, या लीवर मेरा इतना था तो इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। ऑर्गन अपने अपने लिमिट में ही रहते हैं, हालांकि उनमें हर रोज नए सेल बन भी रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसे लिमिट में रहता है? क्योंकि ये जो सेल ग्रोथ है ज़रूरत से ज़्यादा होने नहीं दी जाती, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ होती है तो दो प्रोसेसेस जनरली होती है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं। तो पहली प्रोसेस जो होती है, सेल संख्या बढ़ जाती है। सेल संख्या बढ़ने को हम बोलेंगे ग्रोथ, राइट। एंड सेल संख्या बढ़ने के बाद वो किसी फंक्शन में, ऑर्गन फंक्शन में डेडिकेट होने लगते हैं, राइट। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों भी प्रोसेस बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमारे हर बॉडी सेल में सभी जीन्स होते हैं, राइट। स्किन में भी वही जीन्स है, बोन में भी वही जीन्स है, लीवर के सेल में भी सेम वही जीन्स है, बट सभी जीन्स सभी जगहों पे एक्सप्रेस नहीं होता है। ये आप जानते हो, जो जीन की हमें आवश्यकता होती है उसी जीन को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, एंड इसी को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। एंड इसके ऊपर पूरा जीन्स का ही कंट्रोल होता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं, ग्रोथ एज वेल एज डिफरेंशिएशन, ये नॉर्मल बात होगी, एंड बोथ आर वेरी वेल कंट्रोल्ड इन साइड आवर बॉडी, ठीक है। तो बोथ आर वेरी वेल कंट्रोल इनसाइड आवर बॉडी। तो ये जो ग्रोथ कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल होती है बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, एंड जो होता है डिफरेंशिएशन, इट इज प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, और जेनेटिक कंट्रोल इसके ऊपर होता है, राइट। तो ये दोनों कंट्रोल बहुत जरूरी होते हैं। इन दोनों में से कोई कंट्रोल अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हमें कैंसर डेवलप हो सकता है। तो इसमें से वन बाय वन हम देखेंगे, दैट इज कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है। देखो कॉन्टैक्ट इनिबिशन एक सिंपल फिनोमिनन होता है। सिंपल फिनोमिनन यानी कि इन दिस केस समझो कि यहाँ पे कोई एक ऑर्गन है, दिस इज अ लिमिट ऑफ दैट ऑर्गन, राइट। एंड समझो कि ऐसा होता नहीं, लेकिन समझो कि उसमें एक ही सेल है। तो एक ही सेल अगर है तो इसके आजू बाजू में कोई सेल नहीं है, तो ये सेल डिवाइड होने की कोशिश करेगी, राइट। ये डिवाइड हो जाएंगे, दो को एक के दो हो जाएंगे, दो के चार भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड इस तरह से ये सेल डिवाइड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। कब तक होंगे? जब तक इस ऑर्गन की लिमिट पहुंच में नहीं आ जाती, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जब तक इस ऑर्गन में जगह है तब तक यहाँ पे सेल डिवाइड होते रहते हैं। एंड एक बार अगर यहाँ पे जगह खत्म हो गई, एंड समझो कि यहाँ पे कोई नई सेल डेवलप होने की कोशिश कर रही है, तो इस सेल को इस साइड से प्रेशर, इस साइड से प्रेशर, इस साइड से प्रेशर, यानी कि टच आता है, यानी कि कांटेक्ट आता है, एंड इस कांटेक्ट की वजह से ये सेल को ग्रो होने नहीं दिया जाता, इसकी ग्रोथ को रोक दी जाती है, राइट। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गन के सेल संख्या हमारी नियरली स्टैटिक रहती है, ठीक है, यानी कि सेम रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे नई सेल कब बनेगी? ये सेल, नई सेल तभी बनेगी जब इसमें से कोई एक आधी सेल डेड हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो जगह खाली हो जाएगी एंड यहाँ पे एक और नई सेल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो गई तो अब कांटेक्ट नहीं रहा तो नए सेल बनते रहेंगे, राइट। एंड एक बार फिर से ये जगह खत्म हो गई तो ये सेल ग्रोथ रुक जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज अ कांटेक्ट इनिबिशन, एंड दिस इज फॉलोड बाय, ये केयरफुली सुनिए, दिस इज फॉलोड बाय आवर नॉर्मल सेल, राइट। एंड इस बात को कैंसरस सेल फॉलो नहीं करते। ये बात समझ में आ रहा है? तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन इट इज फॉलोड बाय द नॉर्मल सेल एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय
द कैंसरस सेल। अब नॉट फॉलोड बाय कैंसर सेल मतलब क्या, समझो कि यहाँ पे एक आधी कैंसर सेल डेवलप हो गई, अब उसको इधर उधर से टच भी आ रहा है, लेकिन इस टच को ये मानती नहीं है, इस कांटेक्ट को ये मानती नहीं है, इसकी ग्रोथ हो ही जाएगी एंड ग्रोथ होते रहेगी। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल का एक गुच्छा यानी कि मास बन जाएगा एंड इसी मास को हम बोलते हैं कैंसर, राइट। तो इस तरह से ये कांटेक्ट इनहिबिशन फिनोमेनन होता है। ये आप इस वीडियोग्राफी में आप देख भी सकते हो, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन प्रोसेस कैसे होता है, राइट। तो आपने समझा कि भाई ये कांटेक्ट इनहिबिशन कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो नए प्रकार के सेल बनते हैं, नए प्रकार के हैं इसलिए हमने उसको बोल दिया नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है। इनकी जो मार्फोलॉजी होती है नए प्रकार की होती है, राइट। या इस प्रोसेस को हम नियोप्लाज्म भी बोलते हैं या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस शब्द को याद रखिए, ऑन्को यानी कि ट्यूमर और कैंसर, राइट। ऑन्कोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि जो डॉक्टर कैंसर को ट्रीट करते हैं उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑन्को यानी कि कैंसर, ये शब्द आप याद रखिए, ठीक है। अब देखो कैंसर सेल में और एक भयानक प्रॉपर्टी होती है, डेडली प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, समझो कि आपके बॉडी में एक जगह पे कैंसर डेवलप हो चुका है, राइट। अब कैंसर डेवलप हो चुका है तो इसके जो सेल्स है ये नए प्रकार के एंड दे आर फास्टली ग्रोइंग सेल्स एंड दे आर अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं हो पाते। मतलब वो एक दूसरे को पक्के अटैचमेंट में नहीं जाते, यानी कि एक दूसरे को पक्के अटैच नहीं होते। तो इसके जैसे क्या होता है, देखो कि समझो कि कोई ये ऑर्गन है एंड इसमें ये कैंसर डेवलप हो चुका है एंड इसके आजू बाजू में कोई एक ब्लड वेसल है, समझो, राइट, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये कैंसर यहाँ पे डेवलप हुआ है एंड ये बढ़ रहा है अनकंट्रोल्ड बढ़ रहा है एंड बढ़ते इसने इस ब्लड वेसल को इन्वेड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो लूजली अटैच है। अब लूजली अटैच अगर है तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो है इसकी वजह से इसके लूजली अटैच सेल्स निकल के, इसको हम स्लफिंग ऑफ बोलते हैं, स्लफ ऑफ होके इस ब्लड में बहने लगते हैं, बहते रहते हैं, राइट। एंड कहीं एक आधे जगह पे जाके वो अगर रुक गए तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फिर से दिखाएंगे, यानी कि वहाँ पे भी वो अनकंट्रोलली ग्रो हो जाएंगे एंड वहाँ पे आपको और एक कैंसर दिखने लगेगा, राइट। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये पहले ट्यूमर डेवलप हुई है, पहला कैंसर डेवलप हुआ है एंड यहाँ की एक सेल दूसरी जगह पे चली गई तो वहाँ पे भी आपको एक कैंसर डेवलप होने दिख रहा है। दूसरी जगह पे गई और एक कैंसर मिल रहा है, और जगह पे जाएंगे तो ये कैंसर मिलेगा और ऐसे मिलते रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्यों बोला, मेटा यानी कि मल्टीपल, स्टेसिस यानी कि रुक जाना। तो मल्टीपल जगह जाके ये सेल्स रुक जाते हैं एंड मल्टीपल जगह पे ये कैंसर बना देते हैं एंड इसलिए हम कैंसर को डरते रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक ऑर्गन डैमेज नहीं होता, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होते रहते हैं एंड इसकी वजह से हमारी इसमें डेथ हो जाती है, इसलिए इसको हम मोस्ट ड्रेडेड डिसीज बोल देते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस। अब इसमें से एक बात और पढ़िए, तो जो फर्स्ट ट्यूमर डेवलप हुई इसमें से पहले ट्यूमर, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर या मेडिकल लैंग्वेज में इसको फोकस भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इससे जो दूसरे ट्यूमर्स डेवलप हुए यानी कि ये सभी ट्यूमर्स, इनको हम सेकेंडरी ट्यूमर्स बोलेंगे, सेकेंडरी, या ये मेटास्टेसिस प्रोसेस के थ्रू हुए हैं इसलिए हम इनको मेटास्टैटिक ट्यूमर्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी ट्यूमर्स और मेटास्टैटिक ट्यूमर्स। तो ये भयानक प्रॉपर्टीज होते हैं कैंसर सेल में या कैंसर में। चलो, तो ये आपको कैंसर का इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब हमारे बॉडी में सभी कैंसर्स ऐसे नहीं होते, कुछ जो होते हैं जैसे अभी हमने पढ़े बहुत सीवियर होते हैं, खूंखार होते हैं, बट कुछ माइल्ड भी होते हैं। तो उसमें से कुछ जो माइल्ड आते हैं, माइल्ड ट्यूमर्स को हम बिनाइन बोलते हैं, हम इनको बिनाइन बोलते हैं। तो बिनाइन का सीधा मीनिंग होता है माइल्ड, राइट। एंड कुछ ट्यूमर जो होते हैं खूंखार होते हैं यानी कि सीवियर होते हैं, सीवियर को ही हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट यानी कि इसका सीधा मीनिंग क्या है, सीवियर, ठीक है। तो कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। अब बिनाइन क्यों होते हैं, बेसिकली बातें तो उनमें ये भी है कि वो भी कैंसर है, उनका भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, लेकिन बात ये है कि इनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होता है, राइट। एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड में वो ग्रो नहीं होते, वो स्लो ग्रो होते हैं एंड स्लो ग्रो होने की वजह से उनके अराउंड एक कैप्सूल भी बन जाता है, उनके अराउंड एक कैप्सूल बन जाता है एंड कैप्सूल बनने की वजह से वो बाकी ऑर्गन को उतना इन्वेड यानी कि बाकी ऑर्गन में इतना ये इन्वेड यानी कि घुसते नहीं है, उतना डैमेज नहीं करते। डैमेज तो जरूर करेंगे लेकिन डैमेज बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये स्लो ग्रो हो रहे, ठीक है। एंड ये इनके अराउंड कैप्सूल होने की वजह से, इनकी वजह से मेटास्टेसिस फिनोमिनन दिखता नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया ये पॉइंट्स आपको कि इसमें
ये अपने ही जगह पे रहते हैं, यानी कि ये कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, यानी कि इनसे मेटास्टेसिस नहीं होता, एंड क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, ठीक है, एंड इनसे जो डैमेज होगा वो बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। अब इधर बात क्या होती है कि यहाँ पे जो ट्यूमर्स है या कैंसर्स है, इनमें जो डिवीज़न है ये बहुत फास्ट होता है। डिवीजन बहुत फास्ट होने की वजह से बात क्या होती है कि भाई दे आर फास्टली ग्रोइंग, तो आजू बाजू के आर्गन में घुस जाते हैं, कैप्सूल बनता नहीं है, राइट, एंड आजू बाजू के आर्गन को बहुत डैमेज कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा कि भाई वो डैमेज करता है तो ये बहुत सारी जगह पे फैल भी सकते हैं, दैट इज़ मेटास्टेसिस। अब इतना वो फास्ट ग्रो अगर हो रहे तो उनको खाना पीना का जो है उनकी डिमांड वो भी बढ़ जाती है, एंड इसकी वजह से आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स है उनका खाना पीना छीन के ये खुद खा जाते हैं, राइट, यानी कि आजू बाजू के सेल्स को ये स्टार्व कर देते हैं, यानी कि भूखा मार देते हैं। तो ये सारी डेंजरस प्रॉपर्टी इनमें होती है। दे आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग टू द सराउंडिंग ऑर्गन्स होते हैं, स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, एंड जो हमने बताया मेटास्टेसिस। ये तो बातें हैं, लेकिन एक बात इससे और भी आपको बताऊंगा जो आपके बुक में नहीं है, राइट। तो इनको खाने पीने की बहुत सारा आवश्यकता होती है। अगर इनको खाना पीना अगर बस नहीं हो रहा है तो इनमें और एक कैपेसिटी होती है कि ये खुद के लिए नई ब्लड वेसल भी बना सकते हैं। नई ब्लड वेसल बनाना, इसको हम शब्द देते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस, एंजियोन यानी कि वेसल, जेनेसिस यानी कि तैयार करना, यानी कि खुद के लिए नई ब्लड वेसल तैयार कर देना, ये इनमें एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। वो किस में होती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। तो दीज आर सम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स इन बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा। अब कैंसर हमें होता कैसे, राइट। तो ये जो नॉर्मल सेल है ये कैंसरस सेल में तब्दील हो जाना, भयानक सेल में तब्दील हो जाना, ये कोई अपने आप नहीं होता। इसके लिए कुछ रीजंस होते हैं, कॉजेटिव सब्सटेंसेस होते हैं, कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, एंड वो जो कॉजेटिव एजेंट्स है दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोलेंगे। आपको आश्चर्य होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने वही सब्जेक्ट चुने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट, यही है। बेसिकली देर आर सम फिजिकल एजेंट्स, देर आर सम केमिकल एजेंट्स एंड देर आर सम बायोलॉजिकल एजेंट्स जिनकी वजह से हमें ये कैंसर होते रहता है। तो ऐसे सारे एजेंट्स जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको हम बोलते हैं कैंसर कॉजेटिव एजेंट्स। ये इन्हीं को ही एक स्टैंडर्ड शब्द दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। इनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेन में भी फिजिकल, में भी केमिकल और में भी बायोलॉजिकल, ऐसी बात होती है। एंड इनमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे में हमें जाना नहीं है। जो एनसीईआरटी में बात की गई उनकी हम बात करेंगे। तो फिजिकल एजेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके लिए एग्जांपल दिया है रेडिएशन का। रेडिएशन इट इज़ अ फिजिकल एजेंट, एंड रेडिएशन में दो प्रकार के रेडिएशंस होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं एक्सरेज एंड गामा रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब देखिए इसमें बात क्या है, इनसे हमें कैंसर क्यों होता है, राइट। नॉर्मल लाइट, बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। आपको नॉर्मल लाइट जो है दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट बात यह है कि लाइट आपके बॉडी के आर पार नहीं जाती, बट एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट ये अब आपके बॉडी के आर पार जा सकते हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर घुस सकते हैं। अंदर घुसने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो बेसिकली इनमें पेनिट्रेशन पावर होता है, एंड ये आपके बॉडी के आर पार घुस सकते हैं। अब बॉडी के आर पार घुस सकते हैं इन द सेंस ये आपके कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को बिगाड़ सकते हैं। आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कहाँ पे है? आपके न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, राइट। तो ये बॉडी सेल्स के आर पार जा सकते हैं, मतलब ये आपके सेल न्यूक्लियस तक पहुंच सकते हैं, एंड न्यूक्लियस में जाने के बाद ये आपके डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, राइट। एंड डीएनए यानी कि आप जानते हो उसमें भाई हमारे जीन्स हैं, एंड इसमें अगर हमारे कंट्रोलिंग जीन्स अगर लॉस हो रहे या डैमेज हो रहे तो हमारा कंट्रोल भी लॉस हो जाएगा, एंड दैट कैन प्रोड्यूस कैंसर और नियोप्लाज्म। तो इस तरह से ये कैंसर डेवलप होते रहता है बाय द रेडिएशंस, ठीक है। केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ये केमिकल एजेंट एक बहुत डेंजरस बात हो जाती है, दैट इज देख पा रहे हो आप सिगरेट, राइट। सिगरेट यानी कि टोबैको। तो टोबैको में मतलब ये टोबैको एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है, सबसे खतरनाक कार्सिनोजन है। एक बार भी अगर हम सेवन करते हैं टोबैको का तो इससे हमें कैंसर हो सकता है, ये हमें ज़िंदगी से मौत में तब्दील कर सकती है, राइट। तो बेसिकली टोबैको में ऐसा क्या है जो कैंसर कॉज करवा सकता है, राइट। तो टोबैको में जो बात है
यस, आपके दिमाग में निकोटीन बात आती है, लेकिन निकोटीन ये बात नहीं होती, निकोटीन से कभी कैंसर नहीं होता। निकोटीन जो है दैट इज एडिक्टिव एजेंट है, राइट। तो इसमें मल्टीपल बेंजीन रिंग कंटेनिंग सब्सटेंसेस, राइट, जिसको हम पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, राइट। तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसका हम आपको एक एग्जांपल भी दे सकते हैं बेंजोपायरिन। तो बेंजोपायरिन की वजह से बेसिकली आपको ये कैंसर डेवलप होते रहता है, राइट। तो निकोटीन से कंफ्यूजन मत कीजिए, निकोटीन इट इज एडिक्टिव एजेंट, उससे कैंसर नहीं होता। बेंजोपायरिन या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की वजह से ये कैंसर होता है। अब ऐसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और कहाँ पे होते हैं? हमारे आसपास, राइट। तो ये होता है डाइज में, डाइज यानी कि कलरिंग एजेंट्स। तो जितने भी कलर्स होते हैं उनमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसलिए कलर से भी ज़्यादा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। उसमें भी हम बात अगर करेंगे तो खाने के जो कलर्स हैं, जो खाने में कलर यूज़ किया जाता है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, अनस्टैंडर्ड कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जानते हो इंडिया में कितना स्टैंडर्डाइजेशन चलता है, राइट। तो आप जो कलर्ड फूड्स जो है, यानी कि आर्टिफिशियल कलर जहाँ पे हम दे रहे हैं, ऐसे फूड को जनरली आप अवॉइड कीजिए। मोस्ट ऑफ दी ये स्वीट्स में आपको दिखता है या चाइनीज़ फूड में भी आपको ये कलर्स दिखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जिसमें कलर ऐड किया गया है ऐसे फूड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे ये कैंसर भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स ऐसा भी बोल सकते हैं, बट उसमें सभी लिविंग थिंग्स कैंसर नहीं करवाते हैं। इसमें से कुछ जो है आपको पढ़ने हैं, अब उसमें जनरली मोस्ट ऑफ दी आते हैं वायरसेस, क्योंकि वायरसेस हमारे रिप्लिकेटिव मैकेनिज्म पे, मशीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं उनके रिप्लिकेशन के लिए, राइट। बट इस रिप्लिकेशन प्रोसेस में वो हमारे जीन्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, राइट। एंड इनकी वजह से हमारे जीन्स बिगड़ के हमें कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें जो आता है ऐसे जो कैंसर कॉजिंग वायरस है उनको हम बोलते हैं ऑन्कोवायरस या ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, ऑन्कोवायरस या ऑन्कोजेनिक वायरस। इसका एक एग्जाम्पल इससे पहले अभी हमने देखा था, एंड दैट वाज HHV8, ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 देखा था, उससे एक कैंसर डेवलप हो रहा था, इट इज कैपोसी सार्कोमा। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये कैंसर कॉज करवाता है सर्विक्स का, ऑफ कोर्स इन फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल में जो यूटेराइन सर्विक्स होता है उसका कैंसर इसके वजह से होता है, एंड इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है। बट इसकी एक अच्छी बात है कि भाई इस वायरस के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, राइट। तो जो भी फीमेल्स होते हैं उन्होंने इस वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए। इस वैक्सीन को अगर यूज़ करेंगे तो ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब तक 2 कैंसर हमने देखे वायरस की वजह से, HHV8 कैपोसी सार्कोमा, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से कैंसर ऑफ सर्विक्स। अब तीसरा एग्जाम्पल याद रखिए, हेपेटाइटिस B वायरस, राइट। हेपेटाइटिस B वायरस यानी कि ये हेपेटाइटिस कॉज करने वाला वायरस होता है, राइट। एंड इसकी वजह से लीवर का कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो ये 3 वायरस एटलीस्ट आप याद रखिए। चलो अब ये सारे जो एजेंट्स है, बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट और केमिकल, देखो ये बायोलॉजिकल एजेंट है, ये रेडिएशन फिजिकल एजेंट है, एंड ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये केमिकल एजेंट, दिख रहा है आपको। तो ये सारे हमें कैंसर कैसे कॉज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि ये हमारे जीन्स पे अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं? देखो आपकी सेल ग्रोथ जो होती है वो मैंने बताया दैट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, राइट। अब आपके सेल्स में 2 प्रकार के जीन्स होते हैं जो आपके सेल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, राइट। अब देखो उसमें से जो पहला जीन है जो आपकी सेल ग्रोथ को जरूरत के अनुसार बढ़ाता है, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ प्रमोटर जीन, ग्रोथ प्रमोटर जीन। इसका काम होता है जरूरत के अनुसार आपके सेल ग्रोथ को बढ़ा दे, राइट। एंड दूसरा काम होता है, जरा ये शब्द जरा कंफ्यूजिंग है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका काम होता है, अब देखो ये शब्द आपको कंफ्यूज करता है कैसे कि भाई ये ट्यूमर को सप्रेस करता है, ऐसी बात नहीं है, राइट। इसका काम होता है कि आपके सेल की जब ग्रोथ जरूरी नहीं है तब जाके सेल ग्रोथ को रोक दे, उसको ट्यूमर में कन्वर्ट होने ना दे, ऐसा उसका मीनिंग है। मतलब ये दोनों भी आपके नॉर्मल जीन्स हैं, बात समझ में आ रहा है। तो जब जरूरत है तब ये जीन आपके सेल ग्रोथ को बढ़ा देता है, एंड जब जरूरत नहीं है तब ये जीन आपके सेल ग्रोथ को रोक देता है। एंड इन दोनों के प्रॉपर बैलेंस से हमारा जो जरूरत है वैसा सेल ग्रोथ चलते रहता है। तो दीज आर 2 नॉर्मल जीन्स, राइट। बट इनमें समझो कि गड़बड़ी हो गई बिकॉज ऑफ दिस कार्सिनोजेंस। गड़बड़ी कैसे गड़बड़ी? इस जीन का ओवर एक्टिवेशन या
इस जीन का सप्रेशन या और सप्रेशन। बात समझ में आ रही है आपको? ये जीन ज्यादा ही एक्टिवेट हो गया या ये जीन बहुत ही सप्रेस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी सेल ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ये इनमें कैसे होता है? ये इनमें इनकी वजह से होता है। किन की वजह से? कार्सिनोजेंस, दैट मे बी अ बायोलॉजिकल, दैट मे बी अ फिजिकल, दैट मे बी अ केमिकल एजेंट्स। बात समझ में आ रहा है? तो इनकी वजह से ये जीन में डैमेज हो सकता है, एंड ये जीन में अगर डैमेज हो गया तो हमें कैंसर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जरा ये बताइए, क्या ये दोनों कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, बट इनमें अगर डैमेज हो गया तो इनमें ये क्षमता आ सकती है, इनमें ये पोटेंशियल होता है। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कि इनमें यह पोटेंशियल है कि हमें ये कैंसर कॉज कर सके जब डैमेज हो जाएगा तब। इसलिए इन दोनों को हमने एक साथ एक नाम दे दिया, प्रोटोऑन्कोजीन। मतलब ये कैंसर कॉजिंग जीन है ऐसी बात नहीं है, इनसे कैंसर हो सकता है जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए। बात समझ में आ रहा है? राइट, या डैमेज हो जाए। डैमेज किसकी वजह से होगा? इन 3 प्रकार के एजेंट्स की वजह से होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये प्रोटोऑन्कोजीन्स का अगर हमारा एक्टिवेशन हो गया तो इस तरह से आपको ये कैंसर डेवलप हो सकता है। राइट, तो दीज आर ग्रोथ प्रमोटर जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन, साथ में क्या बोलेंगे इनको? प्रोटोऑन्कोजीन्स, या ये सेल में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कैंसर हमें होता है, डेवलप होता है। चलो, अब टाइप्स ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू द टिश्यू, किस टिश्यू में ये कैंसर डेवलप हो रहा है उसके अनुसार यहाँ पे ये टाइप्स आते हैं। पहला जो है आपके लिए दैट इज अ कार्सिनोमा। अब देखो, कार्सिनोमा की डेफिनेशन आपके बुक में इस तरह से लिखी गई है, बस इतना बड़ा डेफिनेशन आपको नहीं देखना है, इसमें आपको सिर्फ देखना है कि भाई द कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इतना याद रखो, द कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इतना ही याद रखोगे तो काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू, राइट, इपिथेलियल टिश्यू का अगर कैंसर दैट इज कॉल्ड एज अ कार्सिनोमा। दूसरा जो आपके लिए टाइप रहेगा कैंसर का दैट इज सार्कोमा। सार्कोमा को आप सिंपली याद रखिए, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है या कनेक्टिव टिश्यू या मसल, अगर इनसे ये कैंसर डेवलप हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ सार्कोमा। ठीक है, देन अगर आपका आता है नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा। लिम्फोमा यानी कि जो आपका लिम्फाइड टिश्यू है उनसे अगर ये कैंसर डेवलप हो रहा है तो इसमें आप सिंपली याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल, इसमें आपको याद रखना है आपका लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू से अगर डेवलप हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा। बट ये शब्द ज़रा कंफ्यूजिंग है या आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवाने वाला है, क्योंकि इसके बाद का जो अभी हम देखने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली ल्यूकेमिया। इस बात को याद रखिए। देखो, ल्यूकेमिया जो होता है ये भी हमारे WBC का ही कैंसर है, एंड लिम्फोमा ये भी हमारे WBC का ही कैंसर है। बट ल्यूकेमिया तब बोलता है जब यह बोन मैरो से ओरिजिन हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोन मैरो से अगर ये ओरिजिन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकेमिया, एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से ये अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा, या लिम्फॉइड टिश्यू से अगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फोमा। एंड लास्टली जो आपके लिए रहेगा दैट इज एडेनोमा। एडेनोमा यानी कि कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, राइट। तो ग्लैंड से अगर ये डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एडेनोमा, राइट। तो इस तरह से ये शॉर्ट में याद रखिए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल, लिम्फॉइड टिश्यू, बोन मैरो एंड ग्लैंड्स, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके कैंसर के टाइप 4 है। चलो, अभी हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ कैंसर की, यानी कि कैंसर का डायग्नोसिस। ठीक है, तो कैंसर का डायग्नोसिस मुझे ये बताइए, जल्द से जल्द करना है या देर से करना है? सीधी सी बात है, आप बोलोगे जल्द से जल्द करना है। क्यों जल्द से जल्द करना है? राइट, क्योंकि जितनी देरी होगी कैंसर को डिटेक्ट करने में उतने में हमें ये कैंसर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल जाता है। आपने सुना भी होगा, उस इंसान का कैंसर 3rd स्टेज में गया, उस इंसान का कैंसर 4th स्टेज में गया, इसलिए उसको बचा नहीं पाया। ऐसी बातें आपने सुने भी होंगे। तो ये स्टेजेस क्या होता है, वो मतलब कि बात क्या होती है, देखो जितने जल्दी हम डायग्नोसिस करेंगे उतना वो ट्यूमर छोटा रहेगा। अब जितना ट्यूमर छोटा रहेगा उतना उसको हमें सर्जरी करके निकाल देना बहुत आसान बात बन जाती है। बट अगर लेट होते जा रहा है तो दिन ब दिन ये कैंसर बढ़ते रहता है। कभी बात और ये बुजुर्ग के लेट स्टेजेस में ये बाकी के ऑर्गन में फैल भी जा सकता है, तो हम हमारे बॉडी में से क्या क्या काट के फेंकेंगे, राइट। इस तरह से ये बात हो जाती है। तो इसलिए कैंसर को जल्द से जल्द डिटेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब डिटेक्ट करने के लिए कौन से तरीके हम अपनाते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT अगर हम बात करेंगे तो पहला तरीका जो आपके लिए है दैट इज़ अ बायोप्सी, राइट। अब बायोप्सी यानी कि बायो यानी कि लिविंग, ऑप्सी यानी कि टिश्यू निकालना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बॉडी में से लिविंग टिश्यू को निकाल के
चेक करना, क्योंकि बात ऐसी नहीं होती कि कोई ऑर्गन आपका बढ़ रहा है मतलब हर बार ही कैंसर होगा, ये बात नहीं होती। आपने हाइपरट्रॉफी फिनोमिनन भी सुना होगा, राइट। तो उसमें आपके सेल्स साइज बढ़ जाती है या ऑर्गन बढ़ जाता है, बट उसमें सेल ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, आप जानते हो। तो इन दोनों में फ़र्क करने के लिए हमें एक्चुअली सेल्स को देखना पड़ेगा। तो सेल्स को देखना है तो हमें आंखों से दिखने नहीं वाले, इसके लिए इनको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो इसके लिए जो टेक्निक हम अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोप्सी, यानी कि किसी टिश्यू से छोटा टिश्यू का टुकड़ा निकाल लेते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं बायोप्सी। अब टिश्यू का टुकड़ा निकाल लिया तो इसको देखना है तो हमें देखना पड़ेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में इस टिश्यू को देखना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टो यानी कि टिश्यू, पैथो यानी कि डिसीज। टिश्यू में जो बीमारी हो सकती है उसकी जो खोजबीज करना है उसको हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि अंडर द माइक्रोस्कोप इस टिश्यू को देखना। एंड दिस इज डन बाय डॉक्टर नोन एज पैथोलॉजिस्ट। तो पैथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया बायोप्सी। अब कई ऑर्गन ऐसे होते हैं जिसमें हम धक्का भी नहीं लगा सकते या वहाँ पे हम टिश्यू का टुकड़ा भी नहीं निकाल सकते, जैसे कि ब्रेन। तो ऐसे ऑर्गन्स में हम यूज़ करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि जिसको हम नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में सिटी स्कैन बोलते हैं, राइट। तो सिटी स्कैन यानी कि बेसिकली एक एक्सरे मशीन होती है। इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि दिस इज़ एक्सरे मशीन। इस मशीन में पेशेंट को रखा जाता है एंड यह मशीन हर एक एंगल से पेशेंट के ऊपर एक्सरे डालते रहती है, घूमते हुई मशीन रहती है एंड हर एक एंगल से हम इसमें एक्सरे एक्सपोज कर देते हैं एंड उसकी छवि इस मशीन में ही कैप्चर होती है सारे बाजू से, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी का हम सभी तरफ से एक्सरे निकाल के डेटा जमा कर लेते हैं एंड ये डेटा हम भेज देते हैं इनटू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की मदद से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम हमारे बॉडी का बनाने की कोशिश करते रहते हैं एंड इसको स्लाइस फॉर्म में हम देखते रहते हैं इस तरह से। देखो ये पेशेंट मशीन में है एंड उसका कंप्यूटर पे हम ब्रेन का फोटोग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो जाती है। अब एक बार कंप्यूटर में डेटा जमा करने के बाद इसको किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं। ये देख सकते हो आप, आपके बॉडी का ये व्यू जो दिख रहा है सिटी स्कैन में, ये इस तरह से व्यू है। ये मेरा सेक्शन आप यहाँ से देख पा रहे हो, यानी कि कोरोनल सेक्शन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप भी बातें कुछ अप्रिशिएट कर सकते हो। ये आपको लीवर दिख रहा है, ये आपकी पोर्टल वेन दिख रही है, स्प्लीन की तरफ जा रही है, मेसेंट्रिक वेन्स की तरफ वगैरह वगैरह। इस तरह से हम ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ये भी आप जज कर पाओगे। देखो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम आपको दिख रहा है, इसमें आपका ये वर्टिब्रेस वगैरह वगैरह, राइट। एंड ये आपका हार्ट है एंड ये असेंडिंग आवर्टा, आर्च ऑफ आवर्टा, डिसेंडिंग आवर्टा वगैरह वगैरह। ऐसे आप सारी बातें देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है आपके बॉडी का। इसमें आप चेस्ट के थ्रू ये देख पा रहे हो, दिस इज योर हार्ट, राइट। ये ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड ये आपका वर्टिब्रल कॉलम में आपका वर्टिब्रा, दिस इज अ सेंट्रल कैनाल, ठीक। एंड ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, ईटीसी ईटीसी। आपके ये लंग्स है, लंग्स पूरी तरह से ब्लैक दिखते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा एयर ही होती है, डेंस मीडियम नहीं होता है इसलिए, राइट। अब ये ब्रेन का सिटी स्कैन है, हर जगह पे स्लाइस फॉर्म में होता है। तो ऐसे स्लाइस फॉर्म में हम किसी भी ऑर्गन को देख पाते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे होता है? देखो, दिस इज सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन, दिस इज अ नॉर्मल टिश्यू, दिख रहा है आपको। एंड यहाँ पे ये डेंसिटी कुछ बदल गई है, मतलब कि ये अब नॉर्मल ग्रोथ है एंड ये ब्रेन का कैंसर हो सकता है, ऐसी बात हो जाती है। तो इस तरह से, तो इसमें आपको एक ही एमसीक्यू पूछा जाता है कि भाई सिटी स्कैन में किस मेथड का, किस प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं। इसमें हम एक्सरेज का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हो कि एक्सरे अभी अभी हमने देखा है इनसे कैंसर हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमने तकनीक को और बढ़ाया। इसके बाद जो इन्वेंशन हुआ दैट इज़ MRI की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें इस मशीन में एक्सरे की बजाय हम हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। इतना ये हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड होता है कि उस रूम में अगर गलती से कोई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस गया तो उसको डायरेक्टली वो अंदर खींच सकती है, इतना वो हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इस हाई पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं एंड उनकी वजह से एक माइक्रो फ्लक्स चेंज होता है एंड दैट फ्लक्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द मशीन एंड उसकी वजह से फिर से हमारे बॉडी का 3 डायमेंशन हम पिक्चर बना सकते हैं। देखो, दिस इज सिटी स्कैन पिक्चर एंड दैट इज अ MRI पिक्चर। आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, MRI पिक्चर बहुत क्लियर होता है, ठीक है। एंड इससे डायग्नोसिस भी अच्छा होता है, बट इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए जनरली इसको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है, राइट। अब इसके बाद जो टेक्निक आती है कैंसर डिटेक्शन में, ये नई टेक्निक है, अभी तक उतना सक्सेसफुल या यूज़ हम ज़्यादा उतना नहीं करते, बट फिर भी आपके बुक में दिया तो हम बात ज़रूर करेंगे, ठीक। तो बेसिकली आप जानते हो कि ये सभी कैंसर्स में पॉसिबल नहीं है, कुछ कैंसर में पॉसिबल होता है। कैसे है कि कैंसर सेल जो है हमारे बॉडी में एक नई प्रकार के सेल है,
जो पहले नहीं थी, ठीक है, एंड इसकी वजह से इसके ऊपर कुछ एबनॉर्मल जो पहले नहीं थे ऐसे एंटीजन एक्सप्रेस हो सकते हैं, राइट। अब इस एंटीजन्स के लिए अगर हमने एंटीबॉडीज बना लिए, इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी, आप जानते हो एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होता है, राइट, जिससे बने उसी के लिए वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगर हमने बना लिए एंड अगर हमने हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डाल दिए तो दे विल अटैच ओनली टू द कैंसरस सेल एंड नॉट टू द नॉर्मल सेल, ये बात बन जाती है, ठीक है। बट अभी फिर अटैच हो गए तो उनको देखे कैसे, ये तो मॉलिक्यूल है, राइट, एंड मॉलिक्यूल कोई माइक्रोस्कोप से आपको दिखने वाले है नहीं। अब इसलिए हम इन एंटीबॉडीज के जो एफसी प्रोपोर्शन है, यानी कि इसकी जो पूंछ होती है, इसको हम एक ऑप्टिकल डाई बोलने के बजाय हम फ्लोरोसेंट डाई बोलेंगे। फ्लोरोसेंट डाई हम ऐड कर देते हैं, उसको लगा देते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस मीनिंग ऐसा होता है कि सब्सटेंस अगर कोई एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर रहा है एंड उसको अगर लाइट फॉर्म में अगर इमिट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक आधा लाइट डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब कर लेगी एंड दूसरा लाइट इमिट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरोसेंस। एंड ऐसा लेबल्ड, यानी कि ये एंटीबॉडी एंड उसको डाई, ऐसा अगर हम हमारे बॉडी में डालेंगे तो ये सिर्फ एंड सिर्फ कैंसर सेल को अटैच हो जाएंगे। आप देख पा रहे हो, दिस इज अ कैंसर सेल, ठीक है, एंड इसको ये एंटीबॉडीज अटैच हुई है। हमने यहाँ से ब्लू कलर का लाइट डाला है एंड दीज आर एमिटिंग येलो लाइट, मतलब कि क्या हो गया, ये फ्लोरोसेंस हो गया। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, देखो ये हमारे पेट के अंदर का एब्डोमिनल व्यू है, ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी चालू है, ठीक है। एंड यहाँ पे सभी चीज़ें आपको एक जैसी दिख रही है, कौन से टिश्यू में कैंसर है, किसमें नहीं है, आप फर्क नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इस टेक्निक का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी हम डालने के बाद यहाँ पे हम अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे, जो कि हमारी आंखों को दिखेगा नहीं, बट अल्ट्रावायलेट लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द डाई एंड दैट इज इमिटेड इनटू द ग्रीन लाइट। मतलब जहाँ जहाँ से आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि वहाँ पे कैंसर सेल है, एंड जहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है वहाँ पे ये कैंसर सेल नहीं है। तो आप सर्जन साहब, यानी कि डॉक्टर साहब जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो इतने ही चीज़ को काट के फेंकेंगे, इतने ही चीज़ को काट के फेंकेंगे, यानी कि जो जो ग्रीन दिख रहा है उनको, उन सबको काट के फेंकेंगे। ऐसा भी एक तरीका होता है डिटेक्शन का, या सर्जरी में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। दिस इज़ अ कोलोन कैंसर, हमारे इंटेस्टाइन का कैंसर है, ये नॉर्मल व्यू है एंड दिस इज़ अ फ्लोरोसेंस व्यू, आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो एक तरीका हो गया। अब ये अगेन एक नई टेक्निक है, ये भी उतनी सक्सेसफुल नहीं है। अब इसका जो यूज़ है, ये जनरली हम हेरिडेटरी कैंसर मतलब क्या हो गया कि जो पीढ़ी पार चल रहा है कैंसर, यानी कि उसके परदादा को था, दादा को था, पिताजी को था, अब इसको हो सकता है, राइट, अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके पूरे खानदान में ये कैंसर आपको दिख रहा था, राइट, हर पीढ़ी में दिख रहा था। तब हम जाके इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या यूज़ करते हैं, हमें यह पता है कि भाई कैंसर जो होता है वो हमारे जीन में गड़बड़ी की वजह से होता है, एंड जीन जो गड़बड़ी होते हैं वो कार्सिनोजेन की वजह से होते हैं। अब जिन जीन्स की वजह से कैंसर होता है उनको हमने नाम दिया था प्रोटोऑन्कोजीन, राइट। तो इन प्रोटोऑन्कोजीन को समझो हमने ढूंढ लिया। इसमें दो जीन होते हैं, आपको याद आ रहा है, ग्रोथ प्रमोटर जीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। इनको हमने ढूंढ लिया एंड यह भी ढूंढ लिया कि वो किस एजेंट से एक्टिवेट हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इन जीन्स को हमने ढूंढ लिया एंड ये भी ढूंढ लिया कि किन एजेंट्स की वजह से वो एक्टिवेट हो पा रहे हैं, राइट। तो अब ये अगर हमें समझ गया कि भाई ये जीन है एंड ये इस एजेंट से एक्टिवेट हो रहा है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी बन जाती? तो अब ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, जैसा कि हमने एलर्जी में देखा था, अगर हमें समझ गया कि इस चीज़ से हमें एलर्जी होती है, तो हमने क्या बताया आपको कि भाई उसका कोई इलाज नहीं है, आप उससे दूर रहिए, तो आपको एलर्जी होगी क्या? नहीं होगी। तो उसी तरह से आपको यह समझ में आए कि ये जो प्रोटोऑन्कोजीन है इस एजेंट से एक्टिवेट होता है, तो आपको क्या करना है, अभी उस एजेंट से आपको दूर रहना है। तो इससे क्या होगा कि वो आपको कैंसर डेवलप नहीं होगा, ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये जो है डिटेक्शन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की अगर हम बात करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका कैंसर को ट्रीट करने का जो होता है उसको जड़ से उखाड़ के फेंको, राइट। अब जड़ से उखाड़ के फेंकना, यानी कि इस बात को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सर्जरी करना। तो सर्जरी ये सबसे अच्छा मेथड होता है कैंसर को ट्रीट करने का, क्योंकि हम उसको पूरी तरह से निकाल लेते हैं हमारे बॉडी में। बट इस ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस ऐसे है कि हर ऑर्गन में हम सर्जरी नहीं कर सकते, या अगर कैंसर मेटास्टेसिस हो गया, बहुत जगह पे फैल गया, तो क्या क्या काट के फेंकेंगे, ये इसके लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसलिए कैंसर डिटेक्शन जल्दी करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो, एक मेथड हो गया
सर्जरी। दूसरा मेथड जो होता है कैंसर ट्रीटमेंट का, जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गन के लिए इसको ही हम जनरली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन। तो बेसिकली यहाँ पे हम रेडिएशन थेरेपी का, यानी कि इसमें अगेन हम रेडिएशन यूज़ करते हैं, इसमें हम, आपके लिए रिमेंबरिंग पॉइंट है ये, इसमें हम गामा रेज यूज़ करते हैं, इस बात को याद रखिए। तो इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई गामा रेज तो से कैंसर भी हो सकता है, राइट, कैंसर होता है वो, लेकिन वो कम एक्सपोजर की वजह से, समझो कि ज़्यादा ही एक्सपोजर हो गया तो वो सेल डायरेक्टली मर भी सकती है, ऐसा उसका फिनोमेनन है, राइट। तो इस गामा रेज का, रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं। देखो अभी ये ब्रेन का सर्जरी चल रहा है, इस पेशेंट को यहाँ पे पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। ये मशीन को इंसान नहीं चला सकते, इसको कंप्यूटर की मदद से चलाया जाता है, क्योंकि इस ट्यूमर को ही टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि ट्यूमर है, तो यहाँ से इस मशीन से गामा बीम यहाँ पे डाल दिया जाता है, यानी इस ट्यूमर को एक तरह से हम जला देते हैं, यानी कि डेड कर देते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल ये भी आ रहा होगा, ट्यूमर तो यहाँ पे है, बट इसके आगे नॉर्मल टिश्यू भी है, बाहरी आवरण में तो नॉर्मल टिश्यू है, उसका क्या, राइट। ये आपका सवाल बहुत जायज़ है, क्योंकि ट्यूमर तो अंदर है और ये जाएंगे नॉर्मल सेल के थ्रू, तो इसको भी ये मार देंगे, बात ये भी हो सकती है, एग्जैक्टली। इसलिए इस मशीन को कंप्यूटर चलाता है, हम इंसान इसको चला नहीं सकते। ये मशीन कंटिन्यूअसली घूमते रहती, राइट। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये पेशेंट है, यहाँ पे ट्यूमर है, टारगेटेड है कंप्यूटर की मदद से, एंड ये जो बीम देने वाली मशीन है ये कंटिन्यूअसली घूमते रहती है, एंड इसी पॉइंट को टारगेट किया जाता है, एंड सभी तरफ से रेडिएशंस इसी पॉइंट पे डाले जाते हैं। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोजर होता है, एंड बाकी जगहों पे ये एक्सपोजर कम मात्रा में होता है, एंड बाकी सेल्स को हम बचा लेते हैं, एंड इसी को ही हम टारगेट करके इसको मार देते हैं। तो ऐसी ये बात हो जाती है। इसमें आपके लिए एक ही MCQ, ये कोई आपको नहीं पूछने वाला ये मशीन कैसे घूमती है, कौन चलाता है, इसमें आपको एक ही बात पूछेंगे, रेडिएशंस यूज्ड आर गामा रेज, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है, ये इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, या बेसिकली इसमें हम दवाइयों से काम करते हैं, केमिकल्स यानी कि दवाइयाँ, इसको एक नाम दिया गया है कीमोथेरेपी। इसमें बहुत प्रकार के दवाइयाँ हैं, राइट। अब ये जनरली हम मेटास्टेसिस कंडीशन के समय यूज़ करते रहे, क्योंकि बहुत जगह पे ये कैंसर फैल चुका है, एंड इसमें जो दवाइयाँ यूज़ करता है ये हम ब्लड में देते हैं, एंड ब्लड में से ये पूरे बॉडी में जाती है दवाइयाँ, ठीक है। अब बात यह है कि कीमोथेरेपी में एक दवाई नहीं है, बहुत सारे प्रकार के दवाइयाँ हैं, बट सभी दवाइयों का नियर अबाउट एक सेम प्रिंसिपल ऐसा है कि वो जो हमारा सेल डिवीजन है उस पर ये अटैक करते हैं, यानी कि जो सेल डिवाइड हो रही है उस सेल पे ही ये अटैक करते हैं, एंड उस सेल को ये डिवाइड होने से रोक देते हैं, या उस सेल को ये नष्ट भी कर देते हैं, ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल सभी दवाइयों का यही है। तो बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझो कि सभी प्रकार का टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू भी है एज वेल एज नॉर्मल सेल्स भी यहाँ पे है। तो ये दवाएं, यहाँ पे जब हम ये दवाइयाँ डालेंगे, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स डालेंगे, तो इनका मैक्सिमम असर जो है डिवाइडिंग सेल पे होगा, वो मर जाएंगे, एंड जो आपके नॉर्मल सेल्स है वो यहाँ पे बच जाएंगे। ऐसा इस कीमोथेरेपी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्मल सेल को बचाएंगे, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। बट बात ये होती है कि हमारे बॉडी में भी कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो हाईली डिवाइडिंग है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, एंड इसलिए इस कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट उनके ऊपर भी होता है। तो वो आप बता पाओगे कौन से टिश्यूज जो है जो हमारे हाईली डिवाइडिंग होते हैं? यस कीजिए, याद कीजिए, देखो आपको आता है क्या? यस ऑफ कोर्स, एपिथेलियल टिश्यू। हमारे एपिथेलियल टिश्यू कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, चाहे वो आपका स्किन का हो, या म्यूकस मेम्ब्रेन हो, या आपका जर्माइनल एपिथेलियम हो, जिसमें हमारे गैमेट सेल कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। एंड दूसरी बात जो है आपका बोन मैरो, क्योंकि आपका जो एरिथ्रोपोएसिस या ब्लड प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड आपका बोन मैरो भी कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है, राइट। तो इसलिए इन प्रकार के टिश्यू पे इनका साइड इफेक्ट भी होता है। अब कैसे साइड इफेक्ट होगा, राइट। स्किन की अगर हम बात करेंगे तो स्किन में ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, आपके हेयर रोड्स में ये भी बहुत डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। आप जानते हो आपके हेयर कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं, तो इन सेल्स पे इनका इफेक्ट होता है, एंड इसकी वजह से यहाँ पे आपको इफेक्ट दिखेगा। तो जिनको हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं उनके सारे बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि इस दवाइयों का इफेक्ट वहाँ पे भी हो रहा है। स्किन इसमें पतली हो जाती है, राइट। अब अंदरूनी बात करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन में इसमें तो छाले डेवलप हो सकते हैं, यानी कि इसको हम अल्सर बोलते हैं, तो मल्टीपल जगह पे अल्सर भी डेवलप हो सकते हैं। जर्माइनल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें आपके गैमेट सेल जो है जो डिवाइडिंग हो रहे हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको स्टेरिलिटी आ सकता है, ठीक है।
एंड बोन मैरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके बोन मैरो के सेल डिवाइडिंग जो है वो मर जाते हैं एंड इसकी वजह से आपको अनीमिया डेवलप तो होगा ही, बट उसके साथ साथ आपके जो WBC बन रहे हैं वो बन नहीं पाते, यानी कि जो आपके डिफेंस सेल है वो बन नहीं पाते, इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी इसमें कमज़ोर पड़ सकती है, इसको याद रखिए। एंड इसलिए आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो कैंसर्स के पेशेंट है उनके नाक और मुंह को बांध दिया जाता है क्योंकि उनको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से ये साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि कौन से बताया हमने, हेयर लॉस हो जाता है, स्किन पतली हो जाती है, अल्सर्स डेवलप होते हैं, राइट। उसके बाद जो है स्टेरिलिटी आ सकती है एंड अनीमिया एंड इम्यूनिटी आपकी कम हो सकती है, राइट। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड कई बार इन सभी को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना हो सके उतना टिश्यू काट के फेंको, जिसको पॉसिबिलिटी है उसको रेडिएशन दीजिए एंड जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है वहाँ पे कीमोथेरेपी दीजिए एंड इन सभी का यूज़ करके हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। चलो एक बात हो गई, रूटीन बात है, ये रूटीन ट्रीटमेंट्स हैं। नाउ द न्यूअर थेरेपी, जिसमें हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी की। देखो, जब हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, किलर टी सेल के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया किलर टी सेल कैन डिस्ट्रॉय 4 टाइप्स ऑफ सेल, माइक्रोब, इन्फेक्टेड सेल, कैंसरस सेल एंड ग्राफ्ट सेल, ये हमने बात किए थे। अब उसमें से कैंसर सेल के बारे में मैंने आपको ये बताया था, हमारे बॉडी में वही कैंसर्स डेवलप होते हैं जिनको आपके किलर टी सेल मार नहीं पा रहे हैं इन नॉर्मल इम्यून रिस्पांस। अंडरलाइन द नॉर्मल इम्यून रिस्पांस, बात समझ रहे हो। देखो, नॉर्मल इम्यून रिस्पांस में आपके किलर टी सेल मार नहीं पा रहे कैंसर सेल को, इसलिए कैंसर सेल डेवलप हो रहे। बट समझो कि हमने हमारे किलर टी सेल्स को ज़्यादा ही एक्टिवेट, ज़्यादा ही उत्साहित कर दिया, राइट। आपको एक छोटा सा एक पैरेलल एग्जांपल भी देता हूँ, राइट। समझो कि एक आधा कोई पर्सन है जिसमें लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, राइट, डरपोक है बहुत, आपने उसको कोई एक दवाई दे दी, आप दवाई समझ रहे हो आप, राइट, एंड उसको दवाई पिलाने के बाद आप उसकी हालत देखिए, अब वो किसी को भी मार के आ सकता है, तो ऐसी बात हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे किलर टी सेल इस कैंसर सेल को मार नहीं पा रहे थे, लेकिन हमने उनको एक दवाई दे दी, उनको ज़्यादा ही उत्साहित कर दिया, अब वो मारने की क्षमता रख सकते हैं, राइट। तो इसी फैशन में, हाँ भाई आप समझ पा रहे हो, लेकिन अब वो दवाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये दवाई डिफरेंट होती है, ठीक है, उससे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो टी सेल्स किसकी भाषा समझेंगे, साइटोकाइंस की भाषा समझेंगे, राइट। तो साइटोकाइंस, अब उसमें भी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था इंटरफेरॉन, वो वायरस सेल के बारे में था। नाउ दिस इज अ इंटरफेरॉन अल्फा वगैरह, आपको नाम की जरूरत नहीं है, बस साइटोकाइन शब्द याद रखिए। साइटोकाइंस अगर हमने आर्टिफिशियली ज़्यादा दिया हमारे बॉडी में, तो हमारी इम्यून सेल्स या इम्यून सिस्टम हमारी ओवर एक्टिवेट हो सकती है, ज़्यादा उत्साहित हो सकती है एंड अब जाके जो पहले मार नहीं पा रही थी, अब मारने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीका हम अपनाते हैं, ये भी सभी कैंसर्स में अप्लाई नहीं होता, कुछ कैंसर्स में इसको हम अप्लाई करते हैं, दैट इज। अब इसमें हमने किस बात का यूज़ किया, हमारे इम्यूनिटी को हमने यूज़ किया, राइट, एंड दैट्स व्हाई द थेरेपी इज नोन एज इम्यूनोथेरेपी, थेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट।